क्लास 9th के लिए यूरोप में समाजवाद टॉपिक के तहत आज हम लोग औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। जब 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हो रही थी और क्रांति के द्वारा राजनीतिक बदलाव लाया गया, उसी समय फ्रांस एवं यूरोप के समाज में औद्योगिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल रहा था। विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा उद्योग में उत्पादन का कार्य कर रहा था। और जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इस औद्योगिकरण में श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी को कारखाने में काम करने के लिए लगा दिया गया। तो स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी काम पर लगे हुए थे, लेकिन समस्या क्या थी? इस काम के बदले उन्हें मजदूरी काफ़ी कम मिलती थी, काम का समय अधिक होता था। यानी कि मजदूरों को कम मजदूरी में अधिक समय तक काम करना पड़ता था, क्योंकि मशीनों के द्वारा उत्पादन हो रहा था। इसीलिए श्रमिकों की संख्या कम थी। बेरोजगारी एक सामान्य सी समस्या थी, और जब कभी फैक्ट्री में उत्पादन होने वाली वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाती थी या कमी हो जाती थी, ऐसी स्थिति में श्रमिकों को फैक्ट्रियों से बाहर निकाल दिया जाता था, जिसके कारण मजदूरों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसी समय जिन जगहों पर फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, उन जगहों पर बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ, लेकिन इस शहरीकरण में मजदूरों के लिए उचित निवास स्थान, स्वच्छता एवं अन्य सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता था। ऐसी स्थिति में समाज में परिवर्तन की इच्छा रखने वाले उदारवादी और रेडिकल समूह दोनों ही इस श्रमिकों की समस्या का हल करने के लिए प्रयासरत थे। जहाँ तक इनके बारे में देखा जाए तो उदारवादी और रेडिकल दल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास पर्याप्त मात्रा में निजी संपत्ति थी, और इस निजी संपत्ति का इस्तेमाल उन्होंने व्यापार वाणिज्य के लिए किया। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, और फैक्ट्रियों की स्थापना करके धन दौलत की प्राप्ति की गई। इस स्थिति में रेडिकल और उदारवादी दोनों चाहते थे कि व्यापार और वाणिज्य को खुला समर्थन मिलता रहे, यानी कि अगर औद्योगिकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी, इस परिस्थिति में उनको लाभ होगा। लेकिन उनका ये मानना था, खास करके श्रमिकों के बारे में, रेडिकल और उदारवादी दलों का मानना था श्रमिकों के बारे में कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे, मजदूर पढ़े लिखे होंगे, मजदूर फैक्ट्री में काम करते समय अगर प्रसन्न होंगे, तो उन्हें औद्योगिकरण का अधिक लाभ होगा, क्योंकि प्रसन्न स्थिति में मजदूर अधिक उत्पादन करेगा, और अधिक उत्पादन करेगा तो स्वाभाविक रूप से उन्हें जो है अधिक लाभ मिलेगा। जो रेडिकल उदारवादी समूह के लोग थे, उनको ये मानना था कि लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीब लोगों को रोजगार दिया जाए, और तथा जिनके पास पूंजी है उन लोगों को पूंजी निवेश करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया जाए। उनका मानना था ये सारी चीज़ें जो है समाज में बदलाव लाने का कारण बन सकती है। तो श्रमिकों के पक्ष में सकारात्मक विचार रखने के कारण मजदूरों का जो दल था वह रेडिकल और उदारवादियों समूह के आसपास संगठित होने लगा था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि उदारवादी और रेडिकल समूह का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि 1815 ईस्वी में यूरोप में नेपोलियन का पतन हुआ, और पतन होने के बाद फिर से रूढ़िवादी विचारधारा पर आधारित, यानी पुरानी व्यवस्था पर वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। और जब स्थापना हुई तो इनसे मुक्ति पाने के लिए लोग उदारवादी और रेडिकल लोगों के समर्थन में बढ़ने लगे। परिणाम क्या हुआ? इनके समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। अब जो अगला टॉपिक है, इसके बाद यूरोप में समाजवाद। पहले हम लोग समाजवाद टॉपिक को पढ़ लेते हैं।
कि समाजवाद होता क्या है। सामान्य रूप में कहा जाए तो समाजवाद एक आर्थिक विचारधारा है। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि समाजवाद एक आर्थिक विचारधारा है जो यह मानता है कि समाज में संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष के जगह पे संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। यानी कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। यानी कि समाजवादी विचारधारा निजी संपत्ति का विरोधी था। ये निजी संपत्ति का विरोध करते थे और इनका कहना था कि समाज में सभी प्रकार की समस्याओं का मूल जो कारण है वह कारण जो है निजी संपत्ति है। उनका ये कहना था कि यह ठीक है, निजी संपत्ति के कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन इसका वास्तविक फायदा केवल और केवल उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जिसके पास पूंजी होती है। यानी कि सिर्फ व्यक्तिगत लाभ की भावना से काम की जाती है और जो लोग उत्पादन का कार्य करते हैं यानी कि श्रमिक, उनके बारे में कोई विशेष विचार इनके द्वारा नहीं रखा जाता। तो ये एक ऐसी विचारधारा थी जो निजी संपत्ति का विरोधी थी और निजी संपत्ति के जगह पर सामाजिक संपत्ति की विचारधारा का समर्थन करती थी। अब ये एक प्रश्न है कि जब समाज में किसी व्यक्ति के पास संपत्ति ना हो, जैसा कि समाजवादी चाहते थे, तो इस परिस्थिति में समाज का संचालन कैसे किया जाए। यानी कि क्या कोई भी समाज बिना संपत्ति, बिना धन दौलत के भी संचालित हो सकता है। तो समाज के बारे कैसा होना चाहिए, इस बारे में समाजवादियों की एक बिल्कुल अलग भिन्न प्रकार की विचारधारा थी। समाजवादियों का कहना था कि संपत्ति के अभाव में कोऑपरेटिव के रूप में कार्य किया जा सकता है। यानी कि ये एक ऐसा वर्ग था जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी यानी कि सामूहिक समुदाय के रूप में ये बात करता था। कई लोगों ने इस पर अपना अपना विचार व्यक्त किया। जैसे इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट हुवेन ने यूएसए में न्यू हार्मोनी नाम से एक संगठन का निर्माण किया जो कि कई लोगों से मिला करके रखा गया था। इसी प्रकार से फ्रांस में लुई ब्लांक का मानना था कि सरकार के द्वारा सभी संगठनों का डेवलप किया जाए, यानी कि ऐसे सामूहिक संगठनों का स्थापना की जाए जिस पे सरकार का अधिकार हो। यानी कि हम लोग कहें तो कोऑपरेटिव लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सभी लोग मिल करके कार्य करते हैं, पूंजी लगाते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको अपने काम और पूंजी के हिसाब से अलग अलग तरीके से बांट लेते हैं। तो कई लोगों ने इस पर अपना विचार व्यक्त किया और खास करके एक विचार जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा व्यक्त किया समाजवाद के बारे में, उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति आधारित समाज यानी कि पूंजीवादी जो है और यानी उद्योगों के बारे में उन्होंने कहा जो निजी संपत्ति पर आधारित होता है, उन्होंने कहा यह वास्तव में पूंजीवादी समाज है जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका मानना था कि निजी पूंजीपति केवल मुनाफा के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनको मजदूरों के जीवन से, उनकी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए अगर मजदूरों की स्थिति में सुधार करना है तो पूंजीवाद और निजी उद्यम की भावना को समाप्त करना होगा। उसने एक अलग से विचारधारा व्यक्त किया जिसमें क्या एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें समाज की सभी संपत्ति पर सभी लोगों का एक समान नियंत्रण और प्रभाव होगा, और उन्होंने इसी समाज का नाम दिया कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवाद। मार्क्स का विचार था, यानी कार्ल मार्क्स का विचार था कि आगे आने वाले समय में इसी प्रकार की व्यवस्था से समाज का संचालन होगा। तो ये टॉपिक है आज के हिसाब से। आपका इस दोनों टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न जो है कि उद्योगों के बारे में श्रमिकों के बारे में रेडिकल और उदारवादी विचारधारा के क्या मान्यता थी, और दूसरा समाजवाद से आप क्या समझते हैं। दूसरा तो क्वेश्चन है समाजवाद से आप क्या समझते हैं, और तीसरा समाजवाद पर कार्ल मार्क्स के विचारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट अगले टॉपिक में।